स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या राहुल गांधी को, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अब ये मान लेना चाहिए कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। वो अपेक्षित परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जिनकी उम्मीद पूरा देश उनसे लगाए बैठा है, जिसकी उम्मीद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने राहुल गांधी से बांध रखी है। वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कभी राजीव गांधी ने कर दिखाया था। वो काम नहीं कर पाया है जो इंदिरा गांधी ने कभी कर दिखाया था। वो काम बिल्कुल नहीं दिखा पा रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस परिपाटी में वो फिट नहीं हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कितने योग्य थे, कितने अयोग्य थे, ये बहस का विषय है, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी छाया के बराबर तो दिखे। इंदिरा गांधी की जो प्रतिभा थी उसका अस्क लोग देखते हैं इस परिवार में। तो राहुल गांधी में कहीं ढलता नहीं दिख रहा है। राजीव गांधी का जो एक शालीनता थी, जो स्टैंडर्ड था, उसमें राहुल गांधी कहीं ढले हुए नहीं दिख रहे हैं। कहते हैं बहुत इमैच्योर उनको राजनीति में आना पड़ा, या राजीव गांधी के मौत को उन्होंने देखा बड़ी कम उम्र में, अपने पिता के मौत को, तो वो संवेदना देनी चाहिए उनको, समझने इस वक्त ये ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कब तक इसका एडवांटेज उठाते रहेंगे भाई? अब आप 55 साल के हो गए, 55 वाला मामला नहीं रहा, इससे बाहर निकलना चाहिए आपको। अभी मौजूदा लोकसभा की बात कर लें, जहां पर वंदे मातरम जैसे मसले पर, उसके 150वीं वर्षगांठ के मौके पर बहस का मसला था, बहुत महत्वपूर्ण मसला था। कांग्रेस पार्टी का क्या लाइन होता है इस पर, महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की संरचना पर, वंदे मातरम पर। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी का जन्म ही एक बेस जो है, आजादी का आंदोलन का जो आधार स्तंभ है, वो यही स्वर है, वंदे मातरम। और इस स्वर का जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है भारत की राजनीति में, तो जाहिर तौर पर वो और कोई दल नहीं है, वो यही कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी से जो चीजें निकल के आनी चाहिए इस 150वें वर्षगांठ के मौके पर, वो नहीं निकल के आई। जब बोलने का वक्त आया लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के नाते कि आप बोलिए वंदे मातरम के इस मौके पर, वंदे मातरम के बहस एक मौका था, कांग्रेस पार्टी चाहती लपक लेती, तब आप खुद बोलने के बजाय अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया। ये अलग बात है, प्रियंका गांधी ने इस मौके का लाभ लिया और जो परफॉर्म कर दिखाया, जिस ढंग से लाजवाब कर दिखाया सत्ता पक्ष को, जिस सरलता के साथ, जिस सहजता के साथ प्रतिपक्ष की ओर से उठने वाले आवाजों को प्रियंका गांधी ने शांत करने का काम किया। गिन गिन करके प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में शुरुआत में जो गलतियां की थी उन्हें गिनाया, कहां कहां तथ्यों को उन्होंने छिपाया है, ये सारी बातें उजागर की। जिस सरलता से, जिस सहजता से, जिस अंदाज से, जिस पढ़े लिखे अंदाज से प्रियंका गांधी ने बारी बारी से एक एक शब्द का जैसे उच्चारण किया, वंदे मातरम की भूमिका के बारे में बताया, तो एक स्केल तो तैयारी हो गया कि राहुल गांधी का क्या परफॉर्मेंस होता है, उनकी वाक शैली क्या होती है, उनका भाषण क्या होता है, उनका आवेशित अंदाज कितना बुरा होता है जिससे लोग चिपकने के बजाय दूर भागते हैं। और जिस सरलता, सहजता से, जिस मुस्कुराते अंदाज में प्रतिपक्ष के हमले को झेलती हुई प्रियंका गांधी सबको लाजवाब करती रही, इस वंदे मातरम के अभिभाषण के मौके पर कांग्रेस पार्टी की राय अपने पक्ष रखती रही और बताती रही कि दरअसल ये पूरा मामला तो कांग्रेस पार्टी का है, यूं ही बिला वजह भारतीय जनता पार्टी इस मसले को अपना बताने जा रही है। तो ये एक अंदाज, एक निराला अंदाज जो सदन के अंदर या लोकसभा में इस अभिभाषण के जरिए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रहते हुए प्रियंका गांधी जिस अंदाज में बाहर निकल के आई विशालतम स्थान, तो अब तुलना तो होगी ना उसकी बड़े भाई से कि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इन मौकों पर।
ठीक है, वंदे मातरम पे नहीं बोला, लेकिन एसआईआर पे मामले पर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के मामले पर राहुल गांधी बोलने आए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सारी बातें वो अंग्रेजी में बोल गए, बेलौस अंदाज में बोल गए। लगा कि देश की जनता को समझाने के बजाय वो समझा रहे हैं विदेश जाना है उनको, जर्मनी 15 से 20 तारीख तक, तो वहां किनसे क्या मिलना है, कैसे मिलना है, तो एक अच्छे अंग्रेजी अंदाज में एक लफाजी करते वो सब कुछ बोल गए। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। उनके बाद उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। अलग बात है कि जिस अंदाज में, डपटते अंदाज में अमित शाह ने उनको घेरा और जवाब दिया, कहा कि वोट चोरी की बात करते हैं आप। वोट चोरी तो सरदार पटेल को हराने के लिए किया गया था। जब वो सरदार पहले प्रधानमंत्री का चयन हो रहा था तब वोट का मामला था और वोट में सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिला था और उसे बेहद कम वोट ला करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने दिया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी के मामले में अदालत से सजा पाई, फिर एक फैसला लिया, उसके बाद उस फैसले की इतनी आलोचना हुई कि इमरजेंसी लगाया गया। तो वोट चोरी का पूरा मामला कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़ा पड़ा है। आप क्या बात करते हैं? ये मौका अगर आप प्रतिपक्ष के नेता को या सत्ता पक्ष के नेता को, अमित शाह को दे रहे हैं और उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लाजवाब रह रहे हैं, तो ये तो स्पेस दे दिया आपने अब तक जो वोट चोरी का मामला अपना रखा था, उन सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब एक झटके में सत्ता पक्ष ने दे दिया। आपका जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर के जरिए आपको हराया जा रहा है, महाराष्ट्र में हराया गया, हरियाणा में हराया गया, बिहार में ले जाके हराया गया, तब ये सारे आरोप लगा रहे थे। और इन सारे आरोपों को जवाब देने का एक सेशन में 2 दिनों के अंदर में सरकार ने दे दिया कि आपका पूरा मामला हवाई। दरअसल आप जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आपके बूथ पर स्तर पर नहीं उतर रहे हैं, आपने संगठन पे जो काम करना चाहिए आपको वो काम नहीं करवा पा रहे हैं आप। अब राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नाते आप भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है रिकॉर्ड के मुताबिक, वो कांग्रेस पार्टी है। आखिरकार वो चंदा आपको मिलता किस लिए? चंदा तो इसलिए मिलता है ना, राष्ट्रीय पार्टी के नाते आप अपने संगठन को इतना मजबूत कीजिए कि बूथ लेवल पर आपका संगठन खड़ा रहे, प्रखंड लेवल पर आपका संगठन खड़ा रहे, अनुमंडल लेवल पर आपका संगठन खड़ा रहे, जिला स्तर पे आपका संगठन खड़ा रहे, प्रमंडलीय स्तर पे आपका जिला संगठन खड़ा रहे, प्रदेश स्तर पे आपका संगठन खड़ा रहे। कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष में इतना ताकत होता है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में, कहते हैं उतनी ताकत किसी में नहीं होती, क्योंकि संगठन के इतिहास की बात है। जब राहुल गांधी के प्रभाव में कांग्रेस पार्टी नहीं थी, मैं बात कर रहा हूं राजीव गांधी के दिनों में प्रदेश का अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनके पास कितनी ताकत हुआ करती थी। राजीव गांधी का इतिहास बताता है 89 के चुनाव
चुनाव में उन्होंने हर जिला अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी हर जिला अध्यक्ष को महिंद्रा जीप दे दिया था एक एक, और हर महीने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर चलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक को पैसा मिला करता था। अब रिवर्स है, ये पैसा कहां से मिलता था? ये राष्ट्रीय पार्टी के नाते जो चंदा आया करता था उसके जरिए मिलता था। आपने तो चार चंदे को विदेश यात्रा में लगा दिया, आपने हवाई हेलीकॉप्टर बुक करने में लगा दिया, आपने राइसी अंदाज में लगा दिया, इंदिरा भवन बनाने में लगा दिया। भाई जो बूथ लेवल पर जो वर्कर है उसको चाहिए, चाय पानी का खर्चा चाहिए, वो कहां से देगा? आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं, किसी राज्य में आपकी सरकार है नहीं। अगर मोटे तौर पे आप छोड़ दें कर्नाटक को, छोड़ दें आप आंध्र प्रदेश को और हिमाचल को, इन तीनों राज्य के अलावा कहीं आपकी सरकार नहीं है। बाकी जगह प्रतिपक्ष में बैठे हुए आपके लोग हैं। आपकी लड़ाई लड़ी बिहार के लोगों ने, तो बिल्कुल कहते हैं कि पेट में चना बांध के लड़ा लोगों ने, पानी पी के लड़ा, कोई पैसा नहीं मिला उनको। और इस आधार पर आप कहते हैं कि आप जीत लेंगे लड़ाई। उस पार्टी से लड़ाई जीत लेंगे जिसके एक एक कैडर के पास पैसा पहुंच रहा है, वो काम कर रहा है थ्रू आउट साल 365 दिनों काम कर रहा है। हर दिन कैसे हो जाएगा, कैसे ट्रैवल करेगा, कहां रहेगा, क्या रहेगा, सारा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी उसका कर रही। उससे आपको मुकाबिल होना है, उस कैडर से, उस वर्कर से, आपके वर्कर को, तो वहां तो है नहीं। तो आप इल्जाम लगा रहे हैं वोट चोरी, वोट करा नहीं पा रहे हैं। अगर बूथ लेवल पे आपके वर्कर होंगे तो आप कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूं तुलनात्मक अंदाज में। ये राहुल गांधी जो लगातार धीरे धीरे सरकता हुआ कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में सिमट गया है, और कांग्रेस में जो मामला, जो कर्नाटक में जाकर ठहरा पड़ा है कांग्रेस पार्टी का, वो किस दिन मामला पलट जाए, वो चली जाए, एक अच्छा धन पशु का राज्य है, वहां से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाए, सिद्धारमैया चले जाए, जो लड़ाई चल रही है और शिव कुमार को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हालात में आपके नेतृत्व क्षमता पर अगर सवाल खड़ा हो रहा तो क्यों नहीं हो? आप बताइए। ताजा ताजी आप लगातार सिलसिलेवार तरीके से 2024 से अब तक जितने 6 चुनाव हुए हैं, सिर्फ आंध्र प्रदेश के चुनाव को छोड़ दिए, तो सिलसिलेवार तरीके से आप हार रहे हैं। झारखंड की बात अगर मान लीजिए, झारखंड में अगर थोड़ा सा गिन लें आपको, तो उसी समय चुनाव हुआ था तो अलायंस पार्टनर जीता, आप नहीं जीते जरा वहां। इसलिए बात हो रही है आपको छोड़ के झारखंड में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेएमएम सरकार बनाने जा रही है। तो इस सूरत में जहां आपका संगठन क्षमता काम नहीं कर रहा है, आपका पॉलिटिकल स्किल नहीं काम कर रहा है, सब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या ये वक्त आ गया है कि सोनिया गांधी को एक बार फिर से उस फैसले को सोचना चाहिए जिस फैसले के तहत उसने राहुल गांधी को राजनीति में लाने का फैसला किया था, आगे बढ़ाने का फैसला किया था, जबकि इंदिरा की प्रारूप बताई जा रही थी प्रियंका गांधी, चेहरे से, हाव भाव से, साड़ी वगैरह सबको पहनने का अंदाज से, तो उसको क्यों नहीं आगे किया? क्यों पितरात्मक समाज के अंदाज में फंसी पड़ी, उस मानसिकता में फंसी रही सोनिया गांधी, और राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को सामने करने से रोके रखा? ये बात फिर से सवाल उठ रहा है। अगर प्रियंका गांधी को आज भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी में प्रभावी कमान दे दिया जाए और राहुल गांधी मान लें कि ठीक है, जिम लायक बॉडी बनानी है, आपके नेता की छवि के बारे में भारत में पारंपरिक तौर पर गांधी के समय से है कि खादी का परिधान पहनता है, आप टी शर्ट पहनते हैं, ब्रांडेड टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, कहते हैं ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी, तो एक परिधान तक आप कायदे से नहीं पहन पाते हैं। और जब एक शालीनता या गंभीरता की बात होती है, प्रतिपक्ष के नेता कितना गंभीर होना चाहिए, तो आप नाव से छलांग लगाने लगते हैं उस मछुआरे के साथ चक्कर में जाकर के। तो एक जो गरिमा में स्थिति होती है, जो देखिए प्रियंका गांधी तुलना करें, आपसे तुलना करें, आप प्रियंका जिस दिन आपने पकड़ के प्रियंका को अपने बाइक के पीछे दरभंगा बिठाने की कोशिश की थी वोट चोरी यात्रा, तो प्रियंका गांधी बड़े शालीन अंदाज में कहा था, भैया तुम्हारे इंटरटेनमेंट के खातिर अगर बैठना मेरी मजबूरी है तो मैं बैठ लेता हूं। देखिए कैसे उस समय प्रियंका गांधी अनमने ढंग से बैठी थी उसमें। तो ये जो आचरण है आपका, भाई प्रतिपक्ष का नेता, आपकी शिकायत है प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से आपको पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा है, विदेश जाओ पे जाते हैं तो वहां के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता है, ये कह के। तो भाई मान मर्दन किसने किया प्रतिपक्ष के नेता कुर्सी की? आप टी शर्ट पहन के घूमते हैं, कोई शालीनता नहीं दिखती है। याद कीजिए राजीव गांधी आपके पिता थे, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस होता था, क्या अंदाज होता था। जितने भी दिन रहे तो उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, उनके पॉलिटिकल सेंस को लेकर के लोग याद करते रहे। वो कहाँ गया? कहाँ आप में कोई अस्क दिख रहा है राजीव गांधी का ही सही, जो मिस्टर क्लीन कहलाते थे और अपने परिधान से, अपने चाल ढाल, रंग रूप से आप तो बिल्कुल लड़के जैसा घूमते हैं। आप केवल ये दिखाना चाहते हैं, आप चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि मेरे जैसा ये कूद के दिखाओ पानी में। क्यों कूदने जाए प्रधानमंत्री आपसे? अरे मेरे जैसा ठंड में टी शर्ट पहन के घूम रहे, क्यों आपके जैसा टी शर्ट पहन के प्रधानमंत्री घूमने जाए? क्यों उस कंपटीशन में आए? तो ये सारे अंदाज जो है आपके, आपने ही उस प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी को डाउन किया था। और उसके बाद बड़ा दिलचस्प क्या है, बड़े
खामोशी से समझने वाली बात है कि हर मौके बेमौके पे आप विदेश निकल लेते हैं भाई। अभी संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र से ही ये आखिरी सत्र है मोटे तौर पे। इसके बाद 5 राज्यों की विधानसभा की घोषणा होने वाली है। पश्चिम बंगाल जाना है, तमिलनाडु जाना है, केरल जाना है, पुडुचेरी जाना है, असम जाना है। इन महत्वपूर्ण राज्यों के लिए नैरेटिव गढ़ने का एक मौका है शीतकालीन सत्र, और आप संसद से गायब जा रहे हैं जर्मनी में चुनाव लड़ना आपको। ठीक यही हाल आपने किया था बिहार चुनाव के समय, सब कुछ चढ़ गया था मामला। वोट चोरी के अभियान को ही सही लोगों ने बड़े दिल से लगाया था। राहुल गांधी उछलते हुए दिख रहे थे, प्रियंका गांधी वहां आकर्षण का विषय बनी पड़ी थी। उस दौर में एन मौके पर आपके कहने पर कांग्रेस के तमाम लोगों ने CWC की मीटिंग कर ली जाके सदाकत आश्रम में। सारी परिपाटी को तोड़ के सारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पटना पहुंच गए कि लगा कि इस बार बिहार चुनाव में कांग्रेस कुछ कर लेगी। और जब ये सब हो रहा था अचानक सब कुछ हुआ, आप अचानक से चल दिए आप विदेश। एक दिन के लिए 15 दिनों के लिए चले गए भाई साहब। जिस समय टिकट वितरण का तय होना था, एक कोहेसिव अंदाज में बिहार को बढ़ना था, चुनाव लड़ना था, उस समय भाग गए। ये नॉन सीरियस अप्रोच भाई अपनी बहन को दे दी, कवर करने के लिए कहते हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी जब चले गए तो उनको कवर करने के जहां तहां गई, जो कि उस अंदाज में उनको उतनी नहीं मिल पाई, तैयारी नहीं मिल पाई, उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा, उनकी रैलियां में कुर्सियां खाली रही, सब कुछ रही। लेकिन आखिरकार कहां तक संभाले। अभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी खुद के लिए सोचने का वक्त है कि कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है, खड़ा रखना है, तो लाइए प्रियंका गांधी को आगे। इस बात को समझिए, उसमें जो आकर्षण है, जो बोलने की तरीका है, तहजीब है, तमीज है, जो शब्दों को उच्चारण है, हिंदी में बोलती है, इतना बेहतरीन बोलती है, सदन में रहकर हर कोई चुप हो जाता है, बैठ जाता है। आपके पास है, अगर आप सीरियस हैं, त्याग की भावना में हैं, तो त्यागिए इस मोह को, छोड़िए सोनिया गांधी। मान लीजिए आपका बेटा नहीं बनेगा देश का प्रधानमंत्री, नहीं बन रहा है ना, आप लगातार कोशिश कर रही हैं, 1-2 वर्ष से थोड़ी कर रही हैं। आपको बनना होता तो 2009 में बना ली होती। 2009 में तब चौका कहते हैं कि उस समय बिल्कुल मौका था। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह तैयार थे, दूसरी बार जो UPA 2 की सरकार बनी तब बना लेते आप। अब तब नहीं बनाया, आप मौका ढूंढ रहे हैं, लगातार ढूंढ रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी बर्बाद हुई जा रही, पिछड़ते जा रही। तो ये मौका अब है कम से कम, जो प्रियंका मोटे तौर पे जाकर के, ठीक है आपने उन्हें रायबरेली से इस्तीफा दिला दिया, मौका नहीं दिया, वो वायनाड से जीत के आई है ना, वायनाड से जीत के चली आई, वहां के लोगों ने सांसद बना दिया, लोकसभा में आई हैं, 11 महीने हो गए, उन्होंने बड़े अच्छा अंदाज में तुलना की, सबसे कम उम्र की, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 11 महीने से यहाँ सदन के सदस्य। और जिस अंदाज में, जिस लावण्य अंदाज में उन्होंने ठोका है भारतीय जनता पार्टी को, ये बताता है क्या होती है पॉलिटिकल प्रखरता। तो आपके पास है एसेट, उस एसेट का इंतजाम कीजिए। इस देश के लोग चाहते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी जिंदा रहे, जीवित रहे, और एक प्रखर विरोध रहे, और लोकतंत्र एक स्वस्थ गति से चलता रहे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य विषय है कि विपक्ष को ताकतवर माना जाए, और इस अंदाज में जो चढ़े और फीज हो जाए, चढ़े और फीज हो जाए, जब लोग हवा दें तब मजबूती दें तो चलने की बात कर ले। तो इस हालात को बदलने के लिए बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी अपने उस फैसले पर रिथिंक करे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी को मान रखा है। पूरी पार्टी का सर्वे सर्वा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राहुल गांधी को मान रखे हैं। कहते हैं आलाकमान फैसला लेगा कर्नाटक का। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी की सबसे पुरानी पार्टी जो देश की है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे ताकतवर होने चाहिए उस हिसाब से। तो आपके ऊपर कौन सा आलाकमान बैठता है जो आप कर्नाटक का फैसला नहीं ले पाते हैं? तो ये सारी चीजें हैं, आलाकमान इस ढंग का है, उससे क्या उम्मीद रखी जाए? आलाकमान बनाना ही है। अगर वंशवादी राजनीति करनी है तो आपके पास एसेट के तौर पर प्रियंका गांधी है, उसके पास कमान दीजिए, सब कुछ दीजिए। प्रियंका को कब तक पीछे धकेले रखेंगे, शैडो में रखेंगे, किनारे किए रखेंगे? सोनिया गांधी के लिए सोचने की बात है। और ये वक्त है अगले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों का, जिसमें केरल भी महत्वपूर्ण है, जहां से प्रियंका गांधी सांसद हैं वायनाड से। और इसके बाद तमिलनाडु में जादू चलना है, उनका भी चलना चाहे तो चल सकता है। इसके अलावा ममता के राज्य में, ममता बनर्जी के राज्य में, पश्चिम बंगाल में, जहां कोई महिला ही ज्यादा कारगर हो सकती है। राहुल गांधी तो कई दफे फेल हो चुके हैं वहां। तो मौका दीजिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, जाए कमान संभाले, कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ वहां कमाल कर पाए, असम तक बढ़ पाए। दरअसल सच में तरुण गोगोई को एक अच्छे नेता की जरूरत है, उस नेता की प्रगति कीजिए और असम तक ले जाइए। नहीं तो बाकी तो आपने छोड़ ही रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा मैदान खाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह ही रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाने वाला और राजनीति में चमकाए रखने वाला जो शख्स है, उसका नाम राहुल गांधी है। नमस्कार, धन्यवाद।